जोहार। नवभारत मंथन में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। लोकतंत्र सबसे व्यवस्थित और सबसे उत्तम तंत्र के रूप में माना जाता है। लोकतंत्र ऐसी पद्धति है जिसमें शासन को प्रबंधित करने के लिए आम जनता चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधियों का चयन करती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। वर्तमान में पूरे देश में लोकतंत्र का जो महापर्व है वो चल रहा है, जिसे हम चुनाव कहते हैं। चुनाव क्यों जरूरी है, चुनाव की प्रक्रिया क्या है, चुनाव आवश्यक क्यों है और चुनाव के माध्यम से क्या क्या होता है, ऐसे तमाम विषयों पर चर्चा के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आज हमारे इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, हमारे ठीक बाईं तरफ बैठे हुए हैं गुलाम साहिद जी। गुलाम साहिद जी फारूकी तंजीम अखबार के आप स्थानीय संपादक हैं। उनके ठीक बगल में बैठे हुए हैं विनोद सिंह जी। विनोद जी झारखंड उच्च न्यायालय में आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उनके ठीक बगल में बैठी हुई हैं प्रोफेसर सुनीता कुमारी गुप्ता जी। सुनीता जी रांची विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में आप प्राध्यापिका हैं। उनके ठीक बगल में बैठे हुए हैं डॉक्टर तपन कुमार सांडिल्य जी। तपन जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, कुलपति हैं। आप तमाम विशेषज्ञों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहले चर्चा हम शुरू करते हैं विनोद जी से। विनोद जी, ये जो चुनाव है यह क्यों जरूरी है? छोटा सा प्रश्न है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चुनाव इसलिए जरूरी है कि ये लोकतंत्र का आधार है जी। हमारे देश में जो संविधान में जो प्रस्तावना से ये जो शुरू होता है कि बी द पीपुल ऑफ इंडिया, तो बी द पीपुल ऑफ इंडिया को जो एहसास होता है, जो इस कंसेप्ट के मूल में है, वो हर इंडिविजुअल को जो वोटिंग राइट दिया गया है और उसी के माध्यम से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और उसी के माध्यम से देश या राज्य में सरकारें चुनी जाती हैं। इसलिए अपने अधिकार का वोट के माध्यम से प्रयोग जब हम करते हैं और किसी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधित्व के रूप में चुनते हैं, प्रतिनिधि के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में, और उससे देश में सरकार बनती है, तो आपका जो मत होता है, आपके द्वारा जो चुने हुए जो व्यक्ति होते हैं वो शासन सत्ता में बैठ करके शासन करते हैं जी। और इसीलिए आपका वहाँ पे वोट का महत्व समझ में आता है। मतलब एक तरफ तो सरकार का गठन होता है, बिल्कुल, और दूसरे तरफ ये भी एहसास होता है कि हम कैसे एक दूसरे के समान हैं। बिल्कुल। साहिद भाई, ये जो चुनाव है, ये चुनाव क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है? मंथन में आपका स्वागत है। जी बिल्कुल, स्वागत, धन्यवाद। हम कहना चाहेंगे जी। कभी वकील साहब ने इस संदर्भ में अपनी बात बड़े अच्छे से रखे हैं। दरअसल चुनाव हर 5 साल में यहाँ पर होता रहता है, इसका एक व्यवस्था है और ये वोटिंग से होता है जी। तो वोटिंग का आज हमारे देश में बहुत ज़्यादा अहमियत है और वोट के सिस्टम से ही हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और ये परंपरा जब से सरकार बनने का रही है तब से अब तक चली आ रही है और इसमें सभी समाज के लोग, चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, बगैर भेदभाव के 18 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति हैं उनको ये राइट दिया गया है कि आप स्वतंत्र रूप से अपने प्रतिनिधि का इंतखाब कर सके, चुनाव कर सके। डॉक्टर मैडम, चुनाव क्यों जरूरी है, क्यों करना चाहिए हमको? बिल्कुल, आपने अभी एक बात कही ना कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र जी बिल्कुल है। तो लोकतंत्र का माध्यम तो यही है। बिना चुनाव हम लोकतंत्र की व्यवस्था कैसे कायम रख सकते हैं? जहाँ भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिस देश में भी है, तो वहाँ चुनाव इसलिए आवश्यक है कि चुनाव ही रीढ़ की हड्डी है। बिना मतदान हम सरकार बना नहीं सकते, क्योंकि मतदान के बाद ही
हम जिन्हें चुनते हैं वही हमारी शासन व्यवस्था चलाते हैं, और यही लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था लोगों के द्वारा जो मत प्रदर्शित किए जाते हैं उसी के माध्यम से हम सरकार को चुनते हैं। और अगर आप ज़रूरी की बात कहें तो ये इसलिए आवश्यक है कि लोकतंत्र जिंदा रखना है तो मतदान आवश्यक है। बहुत अच्छी बात मैडम ने बताया कि लोकतंत्र जिंदा रखना है तो मतदान जरूरी है। तपन साहब, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए मतदान तो जरूरी है, लेकिन ये मतदान की प्रक्रिया जो है ना, वह आम और सामान्य लोगों तक किस प्रकार पहुंचे और किस प्रकार इसको और व्यवस्थित तरीके से किया जा सकता है, ये एक बड़ा प्रश्न हम लोगों के सामने खड़ा हो रहा है। देखिए, लोकतंत्र के बारे में जो अभी कहा गया वो सही है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, पहली बात जी। और जिस देश में ये सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है तो उसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव होता है जी। ऑब्जेक्टिव यही होता है कि देश की अर्थव्यवस्था का विकास सही ढंग से हो, क्योंकि भारत में अगर इस ढंग से चुनाव करके सरकार का गठन किया जाता है तो वहाँ यही रहता है कि देश की अर्थव्यवस्था में विशेषता जो देश की है, उसकी समस्याएं जो देश की है, उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए। क्योंकि जो चुनाव करके हम राजनेता को सरकार का गठन होता है जिस आधार पर जी, उसमें बहुत से बातें मान ली जाती है कि साफ सुथरे ढंग से राजनेता चुन के हम लोग के बीच से जाते हैं और वो देश के बारे में सोचते हैं कि हमारे देश में गरीबी है, हमारे देश में बेरोजगारी है, हमारे देश में खाद्यान्न की अगर कमी है या एग्रीकल्चर डेवलप नहीं है, इंडस्ट्री डेवलप नहीं है, सोशल सेक्टर डेवलप नहीं है, तो इन सारी समस्याओं के समाधान एक स्वच्छ व्यक्तियों के द्वारा संपादन किया जाए। इसलिए हम लोग इस प्रणाली में ऐसे व्यक्ति को चुनकर सरकार बनाने के लिए भेजते हैं। तो जनता का विश्वास है कि इस प्रणाली के द्वारा जो चुना जाएगा व्यक्ति, उस पर एक विश्वास रहता है और उसी विश्वास के साथ सभी लोग अपने मत का प्रयोग करते हैं और उस प्रयोग को सफल बनाने की कोशिश करते हैं। लोकतांत्रिक देश में मतदान के द्वारा सरकार का गठन किया जाता है जी। और सरकार का गठन इस प्रणाली के माध्यम से इसलिए किया जाता है कि ऐसे देश में प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार दिया गया है कि आप सरकार चुनने में अपना योगदान दें। तो मत का बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के डेट में आपने जो सेकंड क्वेश्चन इससे पूछा कि हम कैसे जनता तक इसको पहुंचाएं, इसको कैसे, मतलब सेकंड क्वेश्चन आपका था, तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि देखिए कई चैनल हैं हमारे समाज तक इसके महत्व को पहुँचाने का। प्राचीन समय में, जब प्राचीन समय हम नहीं बोल सकते हैं, आज़ादी के बाद बहुत से टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, लेकिन फिर भी उस समय जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा जनता को घूम घूम कर ही, गांव में जाकर ही, वॉलंटियर के माध्यम से हम जागरूक करते थे कि आप अपना मत दीजिए। लेकिन आज 21वीं शताब्दी में इस ग्लोबलाइजेशन के इरा में जनता को जागरूक करने के लिए कई टेक्नोलॉजी डेवलप कर गए हैं। उसमें हमारे सामने दूरदर्शन भी एक टेक्नोलॉजी है कि दूरदर्शन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी हम लोग व्यक्ति को जागरूक करते हैं कि अपना कीमती वोट अवश्य दें। सरकार, स्वस्थ सरकार बनाने के लिए ये जरूरी है कि मतदान करें और आप अच्छे व्यक्ति को चुनकर भेजें जिससे कि स्वस्थ सरकार बन सके, जिससे स्वस्थ देश हो सके। जो बड़ा प्रश्न हम लोगों के सामने में है कि ये जो मतदान का जो राइट है, वो राइट तो है लेकिन ये फंडामेंटल राइट तो नहीं है। देखिए, आज का जो पोजीशन है उसके अनुसार तो ये फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में नहीं है। ऐसे आप अगर जो देखें तो देश की आज़ादी के बाद जो सबसे पहला कानून जो पार्लियामेंट ने बनाया वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 बना जी। और उसी में सेक्शन 62 में ये मतदान के अधिकार को
पहचान में लाया गया कि कैसे कोई व्यक्ति अपना मताधिकार का प्रयोग करेगा, कब करेगा, कहाँ करेगा, कैसे करेगा। ये सारे चीज़ें आपको सबसे पहले, मतलब कोई और हेल्थ और एजुकेशन पे कोई कानून नहीं बनाया, पार्लियामेंट ने सबसे पहला कानून बनाया पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, और उसमें इस अधिकार को पहचान दिया गया ये कानूनी अधिकार के तौर पर, चूंकि एक स्टैट्यूट के द्वारा एक पार्लियामेंट ने कानून बनाया, संविधान में इसका उल्लेख है। फंडामेंटल राइट का अगर जो आप सीधा सीधी बात करेंगे तो आर्टिकल 14 to 35 में जिन कानूनों का उल्लेख है, जिसमें आप कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ, ये राइट टू एजुकेशन को भी अभी फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 राइट टू फूड भी जोड़ दिया गया। बिल्कुल, राइट टू फूड, वो सारा चीज, राइट टू लाइवलीहुड में भी वो सारा चीज आ जा रहा है। लेकिन ये जो अभी तक, लेकिन अभी क्या है कि पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी करके ये 2000 से ये मैटर शुरू हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, एंड एक सीरीज ऑफ लिटिगेशन आ रहा है जी। अभी आप देखेंगे तो कुलदीप नैयर देश के एक बड़े ही मतलब क्या वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, उनके द्वारा भी एक रीट याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, लेकिन फिर भी वहाँ ये इशू इंसिडेंटल था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं होल्ड किया। लेकिन अभी रिसेंट एक अनूप पडवाल 2023 जो सबसे रिसेंट जजमेंट है, उसमें जस्टिस अजय रस्तोगी ने इस पे कहा है कि नहीं, राइट टू वोट जो है इसको फंडामेंटल राइट माना जाना चाहिए, चूंकि ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है आर्टिकल 19(1)(a) में, उसी से ये होता है, चूंकि मत से हम अपना एक्सप्रेस करते हैं कि हमारा प्रतिनिधि कौन सा हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उस हिसाब से इसको फंडामेंटल राइट के, लेकिन ये अभी ऑब्जर्वेशन है, कानून तो फंडामेंटल राइट के रूप में तब इसको मान्यता मिलेगी जब सरकार इसको फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसका हिस्सा बना दे, तो इसका महत्व कुछ और बढ़ सकता है। लेकिन एज ऑन डेट इसको एक स्टैट्यूटरी राइट, लीगल राइट्स कह सकते हैं, और चूंकि संविधान के अनुच्छेद 326 में भी इसका उल्लेख है, तो इसको संवैधानिक अधिकार का भी आप कह सकते हैं, लेकिन एज ऑन डेट ये फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में नहीं है। चर्चा चल रही है। अच्छा गुलाम साहिद भाई, एक जो विषय है, जैसे वकील साहब ने कहा कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, बट सबसे महत्वपूर्ण राइट ये इसको माना गया है, तो लोगों में खास करके हम लोग तो पीपुल वो करने वाले लोग हैं, समाचार लिखने वाले लोग हैं, लोगों से बातचीत करने वाले लोग हैं, लोगों में ऐसी कौन सी भावना है जिसके कारण वोट प्रतिशत में कमी आ रही है? देखिए, जो सिस्टम यहाँ पर बनाया गया है जी, आप देखिए पिछले जब हम लोग अपने समय में थे जी, तो उसमें वोटिंग करने का तरीका, एक पेपर होता था जिसको बैलेट पेपर के नाम से जानते हैं, उसमें सिंबल होता था, चिन्ह होते थे, उस पर लोग टिक लगा देते थे, मोहर लगा देते थे। उसके बाद फिर अभी ये जो आ गया ईवीएम सिस्टम पर बटन दबाइए और वोट दिए, तो इसमें थोड़ी सी सिस्टम में कहीं ना कहीं कमियां रह गई है। जिस वजह कर हम लोगों ने कई गाँव का जब दौरा किया जी, तो पता कहते वोटवा देवे से का हो तो वो तो सब मशीनिये में हो जाओ। तो इस पर एक सरकार को, हमें, हम सबको ये दायित्व बनता है कि हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं, उनको बताएं कि ऐसी कोई बात नहीं है, वोट आपका अधिकार है। 18 साल के बाद प्रत्येक व्यक्ति का यह संवैधानिक अधिकार है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, संवैधानिक अधिकार है, और इस पर अवेयरनेस करना चाहिए सरकार को, या मानिए सामान्य लोगों को भी इस पर अवेयरनेस फैलाना चाहिए कि ये किसी प्रकार का कोई विवादित विषय नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, और इस पर कहीं न कहीं हम लोगों को अवेयरनेस। कई गांव ऐसे हैं जहां पर छोटे जात के लोग रहते हैं, कम सामान्य पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उनमें इस विषय की मतलब कमियां हैं। कई गांव को हम लोग दौरा किए, वोटिंग हो रहा है, वो अपने काम धाम में पड़े हुए हैं, और उनको जब भेजा जाता है तो वो भागते हैं इधर उधर। तो कहीं ना कहीं अभी भी सिस्टम में जरूरी है कि हम इस पर एक बेदारी मुहिम चलाएं, अवेयरनेस लाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर आगे बढ़ें। मैडम, आप तो कॉलेज में हैं, विद्यार्थियों से चर्चा होती होगी,
तो विद्यार्थियों में आजकल का जो नए युवा है उसमें किस प्रकार का ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, ये जो नवयुवक या नवयुवती हैं जी। वो उत्साहित तो काफ़ी रहते काफ़ी रहते हैं। लेकिन फिर भी वो मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचते हैं। कभी बात करने पर वो अनायास कहते हैं, अरे हम तो इस पार्टी को देते, हम जाएं या ना जाएं जीतेगा ही। या कुछ के मन में रहती है भावना कि हम जिस पार्टी के हैं, हम दे ना दें वो तो पार्टी हारेगी ही। तो उन्हें ये बताना पड़ता है कि आपका मतदान इसलिए भी ज़रूरी है, जिन्हें जिताना चाहते हैं उन्हें भी संख्या बल की मजबूती होनी चाहिए, और जो हारते हैं उन्हें भी तो मजबूत विपक्ष होनी ही चाहिए। एक वोट से भी मतलब कोई हार जाता है और जीत जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक वोट से आप शिक्षा में सुधार ला सकते हैं, एक वोट से आप गरीबी दूर कर सकते हैं, एक वोट से आप घर की व्यवस्था बदल सकते हैं। तो ये एक वोट वाली जो भावना है वो तो उन्हें बदलने की आवश्यकता है कि आप दोनों तीनों परिस्थिति में, जी। पहली परिस्थिति है कि वो तो जीतेंगे ही, तो भी आप उनको संख्या बल दीजिए, हारेंगे विपक्ष मजबूत कीजिए। दोनों पार्टी पसंद नहीं है आपको तो हाँ, कोई तो नोटा आपको में बेहतर दीजिए। लग रहा, कोई तो बेहतर आपको लग रहा होगा, थोड़ा तो विचार से आप उन्नत होइए कि आपको देश की व्यवस्था किसमें। मैं तो नोटा के पक्ष में नहीं रहती हूँ नहीं, कि बिल्कुल, आप बिल्कुल। जब वयस्क, हमारे यहाँ क्यों 18 साल के बाद वोट देने की व्यवस्था बनाई गई है जी। कि आप इतनी समझदार हो कि आप तुलनात्मक भी समझ सकते हो कि किसके हाथ में देश की बागडोर जाए कि आपकी व्यवस्था अपेक्षाकृत सुदृढ़ हो। तो नई पीढ़ी को ये बताने की आवश्यकता या जागरूकता की आवश्यकता तो अभी भी है कि आपका एक मतदान कितना महत्व रखता है, कि कभी कभी तो वाकई एक मतदान से हार जीत भी हो जाती है, और अगर वो परिस्थिति न भी हो तो आपके मतदान से ही देश की स्थिति बदल सकती है। किसी भी परिस्थिति में मतदान नवयुवकों को ये बताना पड़ता है। कुछ बड़े उत्साहित होते हैं, कुछ बहुत नीरस रहते हैं, कुछ को मतलब नहीं रहता है, और ये व्यवस्था तो थोड़ी बदलनी होगी, थोड़ी जागरूकता तो उनमें लानी होगी, और नई पीढ़ी को ये दिमाग में बात ये डालनी होगी कि आपके मत के लिए देश इंतजार कर रहा है। बिल्कुल, आपके मत से के देश, लिए बिल्कुल, देश बिल्कुल। इंतजार कर रहा है। और तो हाँ, दूसरा मैं ये कहना जी, चाहूँगी कि अधिकार और कर्तव्य का भी अन्योन्याश्रय संबंध होता है। बिल्कुल। कि आप इतना महत्वपूर्ण अधिकार का अगर महत्व नहीं समझ पाएंगे तो अपने अधिकार का प्रयोग कब करेंगे? चुनाव में आने वाले खर्च भी तो हमारे ही पॉकेट से होते हमारे हैं, यहाँ हमारे ही पॉकेट से हो रहा है। और हम जिससे संचालित होंगे वो भी हमारे चुने हुए होंगे। तो हमें तो अधिकार का भी प्रयोग करना चाहिए, और अगर अधिकार से आप बहुत सोचते हैं कि कोई लाभ नहीं है, कर्तव्य भी बनता है, और कर्तव्य तो प्रत्येक नागरिक को कर्तव्य समझ करके भी मतदान करना चाहिए। तो अधिकार या कर्तव्य जिस भी दृष्टिकोण से देखें, या देश की बागडोर जिनको देना है उस दृष्टिकोण से मतदान जरूरी है, और नई पीढ़ी को भी ये बातें। मैडम ने बड़ी मतलब अधिकार और कर्तव्य का बड़ा ही मतलब डिफाइन करके इन्होंने बताया। ठीक है, मताधिकार तो हमारा है, लेकिन देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी है। तो बच्चों के बीच में जब आप बातचीत करते होंगे तो क्या इस विषय की चर्चा होती है? निश्चित तौर पर जी। कॉलेज और विश्वविद्यालय में इसकी चर्चा होती है। प्रायः शिक्षक अपने स्टूडेंट को ये बताते भी हैं, जी और आज का स्टूडेंट अवेयर भी है। जी जी क्लासरूम के अलावा ऐसे भी बहुत एक्टिविटीज़ होते हैं जिससे सारे विद्यार्थी अवेयर हो चुके हैं कि मतदान का लाभ क्या है। कॉलेज के स्तर पर या विश्वविद्यालय के स्तर पर भी चुनाव होता है, छात्र संगठन का चुनाव। हाँ, छात्र संघ का चुनाव होता है। हम लोग तो देखते तो ही वो वाकिफ़ हो जाते हैं कि छात्र संगठन के चुनाव से, कि एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो छात्र का चुनाव होता है और उसके महत्व को भी वो देखते हैं। उसी प्रकार देश में भी चुनाव होता है और देश में भी अपने मत का वो प्रयोग करते हैं। तो मैडम जो कही वो सत्य है कि ये बात कि वो अपना कर्तव्य समझकर अगर काम करते हैं तो सही है, क्योंकि ये विभिन्न दलों के हो जाने से जी जी उसका इम्पैक्ट पड़ता है मतदाता के ऊपर। जी बहुत से कारणों से मतदाता ये नहीं समझ पाते हैं कि मैं किधर मतदान करूं, और ये आपको हर देश के हर राज्य के
अलग अलग विशेषता होने के कारण मतदाताओं का रुख भी अलग अलग होता है। हाँ, उसके ट्रेंड अलग अलग हो कुछ जाते हैं, उसके जो चुनौतियां अलग अलग हो जाती है। कोई बैकवर्ड स्टेट है, हाँ। कोई विकसित स्टेट है, पंजाब हरियाणा की बात अलग होगी, झारखंड बिहार बंगाल उड़ीसा की बात अलग होगी, उनके तो अलग मुद्दे होते हैं, अलग उनके मुद्दे भी होते हैं, अलग मतदान देने के तरीके भी होते हैं। तो पूरे देश में एक जैसा मतदाता की सोच नहीं है, लेकिन सरकार जो बनती है वो पूरे देश के मतदाता के आधार पर सरकार बनती है, और वहाँ पर वो प्रेफरेंस होता है मतदाता का, एक छूट होता है ये कि हम किसको प्राथमिकता दें। किसको प्राथमिकता देने से देश का माने ज़्यादा भलाई होगा। देश के भलाई का अर्थ है कि देश का विकास, हर व्यक्ति देश का विकास चाहता है, और देश के विकास पे सभी बातें जुड़ी हुई रहती है। एक अच्छा सरकार का सभी को पसंद है कि एक अच्छी सरकार बने, तो अच्छे सरकार बनने के लिए ही ये चुनाव पद्धति और ये मतदान पद्धति के द्वारा लोग विश्वास करते हैं उस लोकतंत्र में कि चुने हुए व्यक्ति जो जाएंगे सरकार में वो देश के विकास के लिए काम करेंगे। इसलिए तो देश का विकास वही सरकार ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकती है जो मजबूत सरकार हो, और मजबूत लोकतंत्र की मजबूती तो केवल और केवल जनता पर ही आधारित होती है। मजबूत से आपका जो प्रश्न उठाया आपने, जी। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है मजबूत, क्योंकि मजबूत सरकार होने से वो डिसीजन लेने में उनको सुविधा होती है। और सरकार मजबूत नहीं होती है ना, तो उसको मजबूर हो जाता है किसी बड़े डिसीजन को लेने में, और ख़ास करके वो डिसीजन जो कि आपका विदेश नीति संबंधित होती है, राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी नीति होती है। ऐसे मैंने कोई भी डिसीजन लेने में अगर गवर्नमेंट मजबूत नहीं है तो नहीं ले पाता है, वहाँ उसको मत नहीं प्राप्त उतना है कि हम स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय ले सकें। तो पॉलिसी मेकिंग में अगर अल्पमत की सरकार बनती है तो पॉलिसी मेकिंग में बड़ी कठिनाई होती है, ये देखा हुआ है। इसलिए भी अब जरूरी है कि हमको ये देखा हुआ है अपना मत का प्रयोग। जैसे आप एक बात मैं बताता हूँ आपको, बड़ी छोटी सी बात, कि केंद्र की सरकार एक पार्टी की होती है लेकिन राज्यों में विभिन्न पार्टियों की सरकार बन जाती है जी। तो उसका इम्पैक्ट राज्य के ऊपर पड़ता है। केंद्र में मान लीजिए सपोर्ट करे, मैं उदाहरण देता हूँ। वो तो ठीक है, वो विषय बड़ा ही गंभीर विषय है। गंभीर यहाँ विषय कुल मामला ये है कि हमारे मत से एक मजबूत सरकार बन सकती है, इसीलिए हमको अपने मत का प्रयोग और उपयोग करना चाहिए। देखिए, आज के डेट पे ये जरूरी है कि हर व्यक्ति को मतदान करना चाहिए। अच्छा वकील साहब, मतदान करने से व्यक्तिगत रूप से क्या क्या लाभ है, और अगर नहीं करें तो क्या क्या घाटा हो सकता है? देखिए, व्यक्तिगत जो वोट जब आप देते हैं तो ये सिर्फ आपके लिए तो महत्वपूर्ण है ही जी, ये आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए और देश के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अपने मत से ही अपना निर्धारित करते हैं जी। तो आप इसका समझ सकते हैं कि आप अगर जो मतदान का अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे तो वैसे व्यक्ति चुनाव जीत सकते हैं जिनको वैसे जो उनका खुद का जो टारगेट वाले जो ग्रुप वाले जो वोटर रहेंगे, तो आम आदमी की सहभागिता अगर जो बड़े पैमाने पर होगी तो वैसा व्यक्ति चुना जाएगा जो कि देश के लिए काम करना चाहता है, एक स्थिर सरकार के रूप में काम करना चाहता है। अगर जो अस्थायी सरकारों का दौर हम लोगों ने देख चुका है 90 के दशक में, किस प्रकार से मध्यावधि चुनाव के माध्यम से अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ा और किस तरह से मतलब सोना गिरवी रखने तक की स्थिति आ गई थी। राष्ट्रीय अस्मिता, आतंकवाद जैसे विषय कितना एकदम मतलब मुंह बाएं खड़ी रहती थी। आज आप इसका स्पष्ट प्रभाव देख सकते हैं। ये तो वकील साहब राष्ट्रीय मतलब मुद्दे हो गए, लेकिन व्यक्तिगत क्या घाटा व्यक्तिगत घाटा, अगर हम मतदान न करें तो हमको कानूनी तौर पर व्यक्तिगत क्या घाटा हो सकता है? कानूनी तौर पर तो ऐसा घाटा नहीं, इसका तो एक ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वही देखना होगा
कि अगर जो आप एक अच्छी सरकार, एक अच्छा जनप्रतिनिधि आप चुनाव नहीं कर पा रहे हैं तो गलत व्यक्ति होगा तो वो हर व्यक्ति को निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। अच्छा जनप्रतिनिधि नहीं रहेगा तो आपकी जो रोजमर्रा की समस्याएं हैं उसको कैसे वो उठाएगा, वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। तो आप अपने मत का प्रयोग, सदुपयोग करके ही तो एक अच्छे प्रतिनिधि का चुनो, चूंकि शासन व्यवस्था तो अल्टीमेटली सरकार के माध्यम से ही चलना है। हमने जो बताया कि जो वी द पीपुल ऑफ इंडिया का कंसेप्ट है, ये तो सिर्फ एक बार जब आप मतदान का अधिकार करते हैं, चाहे वो राज्य सरकार चुने, केंद्र सरकार का चुने या आप स्थानीय नगर निकाय या पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव करें, चुनाव तो आपको ही करना होता है। तो ये कुल जो मिलाकर के बात है कि व्यक्तिगत किसी प्रकार की कोई समस्या, मतलब वोट अगर हम न डालें तो कोई प्रकार की कोई समस्या नहीं आज तक के इसके लिए ऐसा कोई पेनाल्टीज नहीं है कि अगर जो आप सबकी ये हैं और अपने मत का प्रयोग नहीं करते, कोई ऐसा कोई पेनल प्रोविजन तो नहीं है। ये तो स्वैच्छिक है, लेकिन आपको इसका महत्व समझ करके अपने अधिकार का प्रयोग करें। चूंकि आप लोकतंत्र में रह रहे हैं तो लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुनी गई जो प्रतिनिधि वही सरकार चलाते हैं। हर व्यक्ति तो शासन तंत्र में बैठ नहीं जाता है। तो ये जो चुनाव के माध्यम से जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, जो मेजोरिटी जिनको मिलता है, वही राष्ट्रीय दल, वही राजनीतिक दल मिलकर के सत्ता संचालन करता है। तो आपके हित के लिए अगर जो निर्णय रहा है तो आपके लिए हितकारी है। अगर जो गलत चुनाव हो गया है और तो आपके खिलाफ भी चुनाव लेगा। आपके हित, आपके जितने भी मुद्दे हैं उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं जा सकता, ऐसा हो सकता है। तो लेकिन कानूनी रूप से अभी कोई ऐसा स्थिति नहीं है जिसमें कोई वोट नहीं करने जाए तो उनको कोई पैनल प्रोविजन हो। अच्छा शाहिद भाई, मतलब व्यक्तिगत रूप से क्या घाटा हो सकता है? अभी जिस टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे थे उसमें तो भी बता दिया गया कि ये ऐच्छिक है, आपके ख्वाहिश के मुताबिक है। तो इसमें तो हमको नहीं नज़र आता है कि कोई अपना जाति नुकसान हो रहा हो। लेकिन एक बात हम देख रहे हैं कि पिछले अभी जो 1 और 2 फेज में जो चुनाव हुआ उसमें वोट का प्रतिशत गिरा है जी। तो ये उठे कैसे, उस पर हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। आप देखिएगा कि बूथ पर गांव में दूर दराज पहाड़ी क्षेत्रों में जो पोलिंग बूथ होते हैं उस पर वोटर से ज़्यादा फोर्सेस तैनात कर दिए जाते हैं। नहीं, वो तो सुरक्षा के लिए, सुरक्षा बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। वो लेकिन ग्रामीण को ये भी बताना है कि ये आपके सुरक्षा के लिए है। तो वो उसमें कुछ भय भी होता है, जिस वजह कर कुछ ग्रामीण जो बूढ़ी है, बीमारियां है, कमजोर है, वो बूथ तक नहीं निकल पाती। जबकि सरकार इस प्रकार कर रही है। चुनाव आयोग ने तो बड़ा ही स्पष्ट निर्देश दिया है कि वो जो फोर्स हैं या जो भी शक्तियों का उपयोग चुनाव आयोग कर रही है या चुनाव में लगे हुए लोग हैं, वो यहाँ तक कि बूढ़े मतलब और जो दिव्यांग हैं उनको बूथ तक पहुँचाना या वहाँ तक बूथ ले जाना, ये भी व्यवस्था बिल्कुल कर रही है। लेकिन और सुदृढ़ होना चाहिए, मजबूत होनी चाहिए व्यवस्था। चूँकि हम लोगों ने ये भी देखा है कि पोलिंग बूथ पर 1.5, 2 घंटा पोलिंग बंद हो जाता है जी। आखिर ये कमियां कहाँ पर, जबकि सरकार आपकी पूरी सहयोग कर रही है, एक जनता तक पहुँचा रही है। बहुत कम जगह पर ऐसा देखने तो हमें ये ज़रूरत है कि हम उस आखिरी सतह के क्षेत्र तक पहुँचे और वहाँ पर फिर इनको वोट की अहमियत को बताएं, ताकि वो हर काम को छोड़ के सबसे पहले वो वोटिंग करे। चूँकि पहले एक नारा भी दिया गया था कि पहले मतदान फिर जलपान। तो इसी को फिर एक बार बढ़ावा देने की ज़रूरत है। अब शहरी क्षेत्र में भी हम लोगों ने देखा कई बूथ ऐसे मिलते हैं जहाँ 2 घंटा 3 घंटा तक शहरी क्षेत्र में मतदाता नज़र नहीं आते हैं। कई बूथ ऐसा है कि मान लीजिए सुबह 7 बजे से अगर पोलिंग हो रहा है और समय है 3 बजे तक, तो बीच में एक और नया सिस्टम आ गया है खाने पीने का, ये भी ज़रूरी है। तो वहाँ पर क्या उनको कितना देर तक लंच लेना चाहिए, तो उसमें भी रुकता है। और समय का इधर कमी होती है, इससे भी वोट रुकता है, परसेंटेज गिरता है उसका। तो ये सब चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है, काफ़ी ज़रूरी है। अच्छा मैडम, जब चुनाव हम करने जाते हैं या जो भी चुनाव के लिए जाते हैं
उनके मन में जो भाव होता है कि हम ऐसे तो आप ऑलरेडी आप लोगों से बातचीत भी होती होगी, लोग भी, तो किस भाव को लेकर के लोग चुनाव करते हैं कि क्यों हम चुनाव कर रहे हैं? पार्टी तो ठीक है, लेकिन हम चुनाव हम क्यों कर रहे हैं? तो भाव मन में ये होता है कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ बनाने के लिए चुनाव हमें करना है, कार्यस्थल पर जाना है और सही तरीके से चुनाव को संपन्न करना है। भाव यही होता है मन में कि हमें जो जिम्मेदारी दी गई है, चुनाव की जो प्रक्रिया है, क्योंकि कार्यस्थल तक जाना या चुनाव कराना ये क्या है, एक चुनाव की प्रक्रिया के तहत है। और जब हम ये समझते हैं कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव कराना जरूरी है, तो कार्यस्थल पे जाने पर मन के भाव भी यही होते हैं कि हमें अच्छे से चुनाव कराना है, साफ सुथरे ढंग से चुनाव करा के लौटना है। अब अगर दूसरी तरफ वाली बातचीत आपका इशारा हो कि कुछ लोग थोड़े डरे हुए भी रहते हैं कि मुझे वो क्षेत्र मिल गया है, चुनाव कराने जाना है, तो ये मन के भाव का अंदाजा लगाना तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। कुछ लोग कहते हैं जिम्मेदारी मिली है, जो होगा देखा जाएगा, अच्छे से निपट के आया जाएगा। कुछ लोग मायूस हो जाते हैं कि अरे उस इलाके में मिला, पता नहीं कैसी व्यवस्था होगी। तो मन में तरह तरह के भाव भी आते हैं। हमेशा स्वस्थ भाव ही आए कि चुनाव स्थल पे जाना है, सही प्रक्रिया पूरी करके आनी है, यही भाव हो ऐसा नहीं है, थोड़ा दूसरी तरफ के भाव भी जाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर भाव ये रहता है कि हमें अच्छे से अपना काम संपन्न कराना है, चुनाव संपन्न कराना है। चुनाव की जो भावना है और चुनाव के जो मन में मतलब भाव पैदा होता है जिस समय लोग चुनाव करने जाता है, तो ऐसे कोई आपके पास उदाहरण हैं जो आपने किसी को प्रेरित किया हो या आपके माध्यम से कोई प्रेरित हो करके, जिसके मन में बिल्कुल अवसाद हो कि अरे चुनाव से क्या होगा, नहीं, बट आपके माध्यम से कोई प्रेरित हुआ हो? या देखिए, हम तो एक शिक्षण संस्थान में हैं जी। हम अपने विद्यार्थियों को जब ये पर्व नहीं भी होता है तो भी इसके महत्व पर प्रकाश डालते हैं कि मतदान करना चाहिए, और हर स्टूडेंट को अवेयरनेस क्लासरूम में भी देते हैं कि मतदान से क्या फ़ायदा है जी। उतना ही नहीं, हमारे अपने एग्जाम्पल कोट करने कहा, हम अपने यूनिवर्सिटी में चुनाव के पहले और अभी चुनाव के समय अपने मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से सोशल मीडिया पर 5 मिनट का फिल्म बनाकर हमारे स्टूडेंट ने, बहुत अच्छा, पूरे अभी चल रहे हैं गांव-गांव में, जिसको कि आपके झारखंड सरकार ने अवार्ड भी अभी कल परसों दिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, कि उसके स्टूडेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया है सोशल मीडिया पर कि ये जागरूकता अभियान मतदान, कैसे मतदान को बढ़ाया जाए। तो वो स्टूडेंट की भूमिका हमने उन लोग को उत्साहित किया, कैसे कि आप बनाओ पिक्चर, उसमें जो भी कॉस्ट होगा यूनिवर्सिटी व्यय करेगा, गांव में जाने में जो खर्च होगा वो यूनिवर्सिटी व्यय करेगा। तो मैं विश्वविद्यालय की ओर से प्रोत्साहित अपने स्टूडेंट को किया कि जो भी उसमें खर्च आएगा मैं दूंगा, और आप मतदान कैसे बढ़े उस गांव में, दूर दराज के गांव में जाकर अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार किया। हाँ, काफ़ी सोशल मीडिया का तो रीच काफ़ी है, काफ़ी रीच है, बिल्कुल। वो मैं आपको अभी नहीं दिखा पाता, कभी दिखाऊंगा इसे कि कितना अच्छा वो लोगों ने फिल्म बनाया, इतना बढ़िया बनाया कि उसका 100% इम्पैक्ट पीपुल पर गया है, 100% इम्पैक्ट गया। तो ये हर व्यक्ति को ये करना चाहिए कि अपने अगल बगल, पास पड़ोस, गांव, मुखिया, सरपंच आदि से डिस्कशन करके मतदान के महत्व को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि उसको जानना जरूरी है कि इसका महत्व है। नहीं, आपने एक क्वेश्चन अभी किया, एक क्वेश्चन का मैं जवाब देकर आपसे करूंगा कि आपने पूरे पैनलिस्ट से एक क्वेश्चन किया कि व्यक्तिगत इसका लाभ क्या, हाँ, व्यक्तिगत लाभ या नुकसान क्या, या नुकसान क्या है? नुकसान है जो व्यक्तिगत नुकसान दिखाई नहीं पड़ता है जी। टोटल आप इसको सोचिए कि अगर मतदान की संख्या घटती है जी, स्वस्थ सरकार नहीं बनती है, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा? हाँ, अब हमारे ऊपर आएगा ना, तो व्यक्तिगत नुकसान हुआ, व्यक्तिगत नुकसान हुआ। तो ये व्यक्तिगत नुकसान है। अगर आप नहीं देते हैं वोट तब उसको भी नुकसान है, आपको वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर आप टोटल पूरे देश के होल देखिएगा तो सभी के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, हर व्यक्ति पर उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, समझे ना। इसलिए हर व्यक्ति को मत देना चाहिए। मत देने से सरकार अच्छी बनती है, साफ सुथरा बनती है,
उसको वहाँ पर जो सेकंड जो छिपे हुए काउज हैं वो दिखाई नहीं पड़ता है सरकार बनने में। नहीं तो सरकार बनाने में बहुत से जो है तिक्रम करने पड़ते होंगे। अब कितने मुश्किलें होती है, जोड़ तोड़ का गणित आ जाता है तो वो गणित की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब वो गणित की जरूरत नहीं पड़ेगी तो उसका बैड इंपैक्ट पीपुल पर नहीं पड़ेगा। तो अल्टरनेटिव अगर आप मतदान नहीं करते हैं तो व्यक्ति पर भी बहुत बुरा असर इसका पड़ता है, क्योंकि एक स्वच्छ सरकार आप नहीं दे पाते हैं। इसलिए हर भारतवर्ष के हर व्यक्ति को मतदान करना चाहिए और एक स्वच्छ सरकार बनाना चाहिए, जिसके सरकार आप बनाइए, लेकिन एक स्वच्छ सरकार की जरूरत किसी देश के विकास के लिए होता है, और वो तभी संभव है जब मतदान की संख्या बढ़े, जनता जागरूक हो और जनता इसके महत्व को समझे। क्योंकि वकील साहब ने बहुत अच्छी बात बताया कि बाय द पीपुल, तो बात में है, उसका डिफिनेशन वही है, डिफिनेशन वही है, वही परिभाषा है। जनता के लिए, जनता द्वारा चुना हुआ गवर्नमेंट बनाया जाता है। इसमें ये जनता के लिए है, जनता के द्वारा ही सब कुछ है, जनता के लिए ही है। तो बात में सही है कि इस प्रकार की सरकार हम जो बनाते हैं देश के विकास के लिए, तो वो तो जनता के लिए ही बनती है, पीपुल के लिए ही बनती है, क्योंकि हमें उसी पीपुल को लेकर न चलना है, तभी देश समृद्ध होगा, देश विकसित होगा, विकसित राष्ट्र भी कहलाएगा। तो वहाँ पर तो बहुत सा फैक्टर फंक्शन करता है। लेकिन अगर मतदान कोई व्यक्ति नहीं करता है और निराश है किसी कारण से, तो उसे मनोवैज्ञानिक, समझे ना, दवाई की जरूरत पड़ती है कि आप साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करके उसे उस लायक प्रोत्साहित कर दीजिए कि वो मतदान केंद्र पर जाए और तो ये समाज के दूसरे व्यक्ति का रोल हो जाता है कि जो घर से नहीं निकल रहे हैं उसे घर से निकालने के लिए आप वैसा काम कीजिए जिससे कि वो मतदान केंद्र पर पहुंच सके। अच्छा शाहिद जी, अखबार में आप हैं, आप व्यक्तिगत रूप से किसी को प्रोत्साहित किया चुनाव के लिए, मतदान के लिए? ऐसा कोई उदाहरण आपके जीवन में, या कोई ऐसा आपने स्तंभ शुरू किया जिसके माध्यम से लोगों पर इम्पैक्ट पड़े? हम तो अखबार में हमारा बजाते इस पर एक इश्तिहार हम दे रहे हैं छोटा सा जी, और आपको हम बता दें कि इसको हम चूँकि उर्दू अखबार से हैं जी, दैट मीन्स मुस्लिम, अब यहाँ पर धर्म आ जाता है, तो उससे भी हम उनको ये साबित करके बताए हैं कि अगर तुम नहीं देते हो तो तुम अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं पूरे तरह से सभी स्तर से हर कोई चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा वोटर मतदान तक जाएं, लेकिन व्यवस्था में फिर कुछ न कुछ चूक है। अभी आप देखिए, अभी हमारे पलामू से खबर आ रही थी कि वहाँ के कुछ ग्रामीण वोट का बहिष्कार करेंगे। देखिए, ये तो विषय मतलब ओवरऑल बड़े परिप्रेक्ष्य में इस विषय को नहीं किया जा सकता है ना। वो तो कुछ सामान्य सरकमस्टांसेस जैसे होते हैं जिसके कारण कहीं कोई परेशानी हो गई, कहीं कोई तकनीकी गड़बड़ी हो गई, कहीं कहीं सुरक्षा का मामला हो गया। तो लेकिन ये जो ओवरऑल मामला है, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ी व्यवस्था है, इतना बड़ा तंत्र है, तो इसमें कहीं ना कहीं तो थोड़ा मोड़ा वो समस्या होती है। अच्छा वकील साहब, एक चीज़ जो चुनाव से संबंधित थी मामला है कि चुनाव की प्रक्रिया अगर प्रारंभ होती है तो ये हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बेहद ज़रूरी है, हमारे भविष्य के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन चुनाव के माध्यम से संविधान कितना मजबूत होता है, जो संविधान हमारी सुरक्षा प्रदान करता है, वो संविधान कितना मजबूत होता है? देखिए, आपकी बात का उत्तर देने से पहले मैं जो संपादक जी हैं उनका जो दो बात पे जो है उसको शंका को मैं दूर किए जी, कि सुरक्षा बलों की उपलब्धता के कारण मतदान पे असर पड़ता है। मुझे लगता है कि ये बात सत्य नहीं है, बल्कि इसमें लोगों की सुरक्षा की भावना और ज़्यादा होती है कि हम जाएंगे, अपना मत का प्रयोग स्वतंत्र रूप से करेंगे, तो सुरक्षा बल की उपस्थिति में हमें किसी प्रकार की कोई डर, कोई भय की आशंका नहीं रहेगी और हम अपना सुरक्षित रूप से मतदान करके सुरक्षित वापस आ सकते हैं। एक सुरक्षित माहौल वहाँ उपलब्ध रहता है। और जो ईवीएम जो है, ईवीएम पे जो प्रश्न भी कभी कभी उठ जाता है, ईवीएम हमें लगता है कि इतना पुख्ता व्यवस्था है
तो कि एक पहले बड़ा जो तंत्र बैलेट, है ना, हाँ बैलेट बड़ा से, तंत्र है। बैलेट में जो पहले जो 90 के दशक में जो चुनाव होता था, बैलेट में लूटपाट की जो घटनाएं होती थी, आज ये ईवीएम में इस तरह की बात नहीं होती है। ईवीएम में हर कोई जाता है, अपना सिक्योर वोटिंग करता है और संतुष्ट होकर के आता है, और ये मतदान की प्रक्रिया को और ज़्यादा स्पीडी भी ले जाता है, ऐसा नहीं है। अब देखिए, मतलब इतना साइंटिफिक है ये मेथड कि कहीं से इस पे कोई ब्लेम का प्रश्न ही नहीं उठता है। अब रहा बात कि आपने जो प्रश्न थोड़ा फिर से दोहरा दिए, ये कि हमारे चुनाव प्रक्रिया में जो मतदान हम करते हैं उसके माध्यम से जो हमको संरक्षण, संपोषित और व्यवस्थित करने वाला जो संविधान है वो कितना मजबूत होता है। बिल्कुल, देखिए संविधान जब बना है तो हम आपको शुरू में ही बताया कि आज़ादी के बाद जो सबसे पहला कानून बनाया पार्लियामेंट ने, तो सबसे पहले पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट बनाया और उसमें आपको मत का अधिकार दिया गया। तो संविधान के जो फंडामेंटल फीचर्स हैं, नागरिकों को जो मूलभूत अधिकार जो दिए गए हैं, या कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार, तो उसका संरक्षण तभी हो सकता है जब जन भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो। जन भागीदारी जनतंत्र में वोट के माध्यम से ही हो सकती है। आप देखेंगे कि मान लीजिए केरल जैसे राज्य में अत्यधिक मतदान होता है, दक्षिण के राज्यों में भी अत्यधिक मतदान होता है। आप अगर जो उत्तर भारत में भी देखिएगा तो ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की स्थिति मुकाबले वहाँ ज़्यादा मतदान होता है। शहरी क्षेत्रों में जो थोड़ा व्यवसायी वर्ग होते हैं या जो कामकाजी लोग होते हैं, इसको कभी कभी छुट्टी के रूप में अपना अवसर तलाश लेते हैं। ये मानसिकता को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है और उनको ये समझना चाहिए कि मेरी सहभागिता लोकतंत्र में उतना ही जरूरी है जितना नेताओं की जरूरत है। देखिए, मत प्रतिशत में कमी का एक दो कारण हो सकता है, जैसे विभिन्न राजनीतिक दलों से अलग अलग लोग टिकटार्थी होते हैं, उनकी इच्छा होती है कि हम भी चुनाव ले लें, और उनका एक अपना समर्थक वर्ग होता है। तो उनके समर्थक को शायद उनको लगता है कि मेरा नेता तो चुनाव नहीं लड़ रहा है, तो वो थोड़ा सा वहाँ कभी कभी उदासीन हो जाते हैं। लेकिन वैसे में सोचना चाहिए कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, एक जनप्रतिनिधि, एक पार्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी का चुनाव नहीं है। हम देश की सरकार चुन रहे हैं। देश की सरकार चुनने में तो आप अपने विचार के अनुसार जो भी दल है वो उसको तो आप अपना मत दे ही सकते हैं, और आप मत का प्रयोग करेंगे तभी, जैसे अभी वाइस चांसलर साहब ने कहा कि भैया आप अपना मत का जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे, एक सशक्त सरकार बनेगा, एक मजबूत सरकार बनेगा। काफ़ी मेजोरिटी से जब वो सरकार चुनी जाती है तो उसके अंदर, उस सरकार के अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, एक बड़ा पॉलिसी डिसीजन वो ले सकता है, बड़ा से बड़ा निर्णय ले सकता है, फॉरेन पॉलिसी बढ़िया बना सकता है, डिफेंस पॉलिसी बढ़िया बना सकता है, एजुकेशन पॉलिसी बढ़िया बना सकता है, हेल्थ पॉलिसी बढ़िया बना सकता है। आज राइट टू फूड का जितना बढ़िया इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो एक मजबूत सरकार के भरोसे ही हो रहा है। आप अगर जो मध्यावधि चुनाव में ये सरकारें पड़ी रहती तो आज ये इतना लोग जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं आम आदमी तक जो पहुंच रही, इसकी पहुंच कम जाती, क्योंकि वो अच्छा खासा वो बजट का एक हिस्सा चुनाव प्रक्रिया में ही हर बार जाया रहता है, और निर्णय में भी दिक्कत होती है, निर्णय नहीं कर पाती वो सरकार, निर्णय प्रक्रिया में भी तो परेशानी ये होती है। सारा कुल मिलाकर के फिर यही आता है कि आप जब तक मतदान के अधिकार का अपना प्रयोग अधिक से अधिक नहीं करेंगे तो लोकतंत्र में आप अपनी सहभागिता नहीं निकाल सकेंगे और अपनी समस्याओं को खुद आप बढ़ाते जाएंगे। अच्छा तपन साहब, जब चुनाव होता है और हम अपने मतदान का प्रयोग करते हैं तो लोकतंत्र की जो मजबूती दिखती है वो चुनाव के माध्यम से ही दिखती है, और दुनिया में ऐसा देखा गया है कि जहाँ चुनाव प्रतिशत धीरे 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 कम हुआ है वहाँ कोई न कोई, जैसे फंडामेंटलिस्ट खड़े हो गए, या वहाँ की सेना टेक ओवर कर ली, या वहाँ का ऐसा कोई पावर टेक ओवर कर लिया, तो चुनाव के प्रति अगर भावना मजबूत नहीं होती है तो किसी न किसी प्रकार का अधिनायकवाद वहाँ खड़ा हो जाता है। तो भारत में भी इस प्रकार की बातें हो सकती है और इससे हमको ही घाटा होता है, तो ऐसा भी संभव है। देखिए, जो आपने बताया वो सही बताया जी, कि अगर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तो वो देश के लिए ठीक नहीं होता है, और देश के लिए ठीक नहीं होता है तो इसका अर्थ है जनता के लिए ठीक नहीं होता है। तो बात तो सही है कि अगर उस प्रकार का सरकार गठन कर दिया जाए, अगर मान लीजिए कि बहुमत में कोई नहीं आया जी, और सरकार बनने की स्थिति में नहीं है, तो अनार्की टाइप का हो जाता है,
तो संविधान के अनुसार उस समय 6 महीने के अंदर मान लीजिए फिर से चुनाव करवाना हाँ होता है। राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। तो इसका तो लॉस देश को होता है और काफ़ी लॉस होता है। अल्टीमेटली जनता को ही होता हाँ है। जनता को होता है और हर ढंग का होता है। यानी कि जितने अभी एडवोकेट साहब ने जितनी पॉलिसी की बात किया वो सारे पॉलिसीज उस पीरियड में समाप्त हो जाती है। ना आप फॉरेन पॉलिसी ठीक कर पाइएगा, नहीं आप डिफेंस पॉलिसी ठीक कर पाइएगा, ना हेल्थ एजुकेशन, कुछ को भी उतना ही इकोनॉमी एक प्रकार से ठहर जाएगी। तो ये सबसे बड़ा लॉस उस देश के लिए है कि अगर बहुमत में सरकार नहीं आई और ये स्थिति पैदा हो जाए तो कुल मिलाकर देश को बहुत नुकसान सहना पड़ता है। तो ऐसे लोकतंत्र में ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो, यही हम लोग प्रयास करें कि मतदान के महत्व को समझते हुए अधिक से अधिक जनसंख्या में मतदान करके सरकार को बनाएं। इसी में पूरे देश के विकास हो सकता है। शाहिद जी, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? इसके लिए हम लोग व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत तौर से प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं, उनको उनके वोटिंग के महत्व को बता रहे हैं। जातीय तौर पर हम लोग अपने अखबारों में बड़े बड़े आर्टिकल लिख रहे हैं ताकि जनता तक जाए, वो पढ़ें समझें। तो हर जनता अपने तौर पर कुछ ना कुछ कर रही है, उनमें से मैं भी एक हूँ जो कुछ संदेश है उनके तक पहुँचा रहा हूँ कि भाई इतना तारीख को वोट है, आप घरों से निकलिए, पहले वोटिंग कीजिए, फिर जलपान जरूर कीजिए। वकील साहब, व्यक्तिगत रूप से हम क्या कर सकते हैं? इस व्यक्तिगत रूप से हम जागरूकता के माध्यम से फैला सकते हैं और उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। देखिए, एक हर कोई सोचता है कि मेरे पास वोटर आइडेंटिटी कार्ड है तो हम कहीं भी जाकर के अपना मतदान कर सकते हैं। इस गलतफहमी को थोड़ा सा दूर करना होगा कि नहीं, आपके पास मतदाता पहचान पत्र है, ये ठीक है, लेकिन आपका मतदाता सूची में किस बूथ पे आपका नाम है, इसकी वेरिफिकेशन आप मतदान केंद्र पे जाने से पहले आप ऑनलाइन भी वेरीफाई कर ले सकते हैं। दूसरा, जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, जो सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, जो स्वैच्छिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग भी अपने इस दायित्व को निभा सकते हैं। वैसे लोग जो कि मतदान के प्रक्रिया में भाग लेने में थोड़ा उदासीन रहते हैं, उनको हम थोड़ा और ज़्यादा उत्साहवर्धन कर सकते हैं कि देखिए ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, आप टाइमिंग से जाइए, टाइमिंग से वोट करके आराम से चले आइए। चूँकि ना वहाँ आपको सुरक्षा का है ना कुछ है, आप अपने मन पसंद उम्मीदवार को अपना वोट दे करके आ सकते हैं, अपने अनुसार अपना मतदान का प्रयोग करके आ सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सकता है, चूँकि मतदान में जो लोगों को कठिनाई जो कभी कभी होती है वो सुरक्षा कारणों से अब वो बात अब है नहीं, अब उनको एकदम निर्भीक होकर के मतदान केंद्र तक वो जा सकते हैं। शायद नहीं, जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी काफी सहयोग कर रहे हैं, सहयोग करते हैं। बिल्कुल तो ठीक बात है। सिर्फ जागरूकता की जरूरत है और वैसे लोगों को सिर्फ मोटिवेट करने की, जैसे वाइस चांसलर साहब कहें कि वो एक स्टूडेंट इनका एक बढ़िया ऐप बना करके अपना फिल्म बना करके वो लोगों में प्रदर्शित कर रहा है, वो दिखा रहा है। तो गांव ग्राम में भी ऐसे लोग होते हैं कि जो काफ़ी बढ़ चढ़ करके भूमिका निभाते हैं, उनको माध्यम से भी थोड़ा और इस चीज़ों को बढ़ाना। और हमको लगता है कि चुनाव आयोग जो एक सक्षम, स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है देश में, सरकारों की भूमिका चुनाव में गौण हो जाती है, यहाँ सिर्फ चुनाव आयोग की ही भूमिका रहती है, टेक ओवर कर लेता है पूरी चुनाव आयोग। हमें लगता है कि आज का भी जो कार्यक्रम है उसी को ध्यान में रख करके ये दूरदर्शन भी ये कार्यक्रम कर रहा है। इससे भी लोगों तक के कुछ तो हम लोग जागरूकता फैला ही सकते हैं, एक संदेश पहुंचा ही सकते हैं। तो कुल मिलाकर के लोगों में अवेयरनेस एंड उनका अधिकार, जो इतना सबसे महत्वपूर्ण अधिकार, आप देश चलाने की बात करते हैं, आप देश चलाने जा रहे हैं, आपके मत से ही वो देश की सरकार चुनी जाएगी। कि जनता को जागरूक कैसे करें जी। तो अभी सारी बातें अच्छा हुई है, इन्होंने भी अच्छा कहा कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो शायद आने वाला समय में सरकार भी सोचेगी और चुनाव आयोग भी सोचेगी जी, कि अभी जो मतदान होता है वो उस केंद्र पर जाना पड़ता है व्यक्ति को जहां उसका लिस्ट है। मेरे समझ से इस इलेक्ट्रॉनिक के ज़माने में, इस कंप्यूटर के ज़माने में, इस आईटी के ज़माने में हमें ई वोटिंग
व्यक्ति जहाँ भी हो वहीं से वोटिंग देने का अगर सिस्टम को सरकार करती है तो शायद ये और मजबूत लोकतंत्र मुझे होगा। लगता है कि इस दिशा में धीरे धीरे प्रक्रिया चल रही है, चल क्योंकि रही इस बार- होगी, चूंकि इस बार का अच्छा, जो चुनाव हो हाँ। रहा है इसमें कुछ क्योंकि ऐसे एक प्रॉब्लम ये होता है कि मैं जैसे आज यहाँ पर रांची में हूँ और मेरा सूची है पटना में। जी अब उस दिन मुझे किसी कारणवश मैं पटना नहीं पहुँच पाया जी तो मैं तो लूज कर जाऊँगा वोट देने में, ये बहुत बड़ी समस्या है। लूज करूँगा। तो अगर सरकार की कोई मैकेनिज्म ऐसी होती कि मैं रांची से ही पटना में वोटिंग कर देता तो शायद वोट की संख्या बढ़ भी जाती और ज़्यादा अच्छा ये इसमें चुनाव इस होता। बार हाँ मैडम आप कुछ बोलना नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कि ये तो ठीक है, दूरदर्शिता का परिचय है कि जो जहाँ है, लेकिन मुझे लगता है तब बूथ कैप्चर नहीं होगा, पूरे मोहल्ले कैप्चर हो जाएंगे। नहीं कि वो मैं तो- अपना विचार बता रही हूँ, हाँ, क्योंकि देखिए हर चीज़ का लाभ और नुकसान तो है ही है। बिल्कुल। लाभ तो ये है कि हम जिस कष्ट से जूझते हैं अगर उसके बिना वोट हम करते हैं तो शायद वोटिंग ज़्यादा होगा, लेकिन ये कहाँ, जहाँ स्वस्थ दिमाग के लोग हैं, जहाँ आज जो हमारा प्रश्न रहता है बूथ कैप्चर करने का, तब तो होगा कि अगर जिस इलाके में कोई ऐसे व्यक्तित्व वाले हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो सही है कि गलत है, तो वो तो अपने अच्छे 100 लोगों को मिला करके वो छोटे छोटे झुपड़िए जहाँ भी है तुम जाओ उसमें 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 और करा करा के ले आओ। नहीं तो उसकी हम मुझे लगता है कि इस बार मतलब चुनाव आयोग ने थोड़ी व्यवस्था अपनी खोली है और आप जहां हैं कुछ ऐसे नहीं जैसे मैडम पत्रकारों को के लिए नहीं, विशेष मैडम परिस्थिति को में- पता नहीं है, विशेष नहीं पता है, सरकार ने ये अडॉप्ट कर चुका है। हाँ जी ये मैडम जो अभी बोल रही है ना, नहीं, वो विशेष एक परिस्थिति मिनट के लिए एक है। मिनट, आप बोल रही है अवेयर नहीं है आप, साफ मैं बोल रहा हूँ, मैं अवेयर हूँ तब बोला था। सरकार ने इस बार अडॉप्ट किया है और खासकर बुजुर्गों के लिए किया है कि वो मतदान केंद्र पर नहीं पहुंच पाता है तो उनके लिए उसके लिए किया है अभी कि आप उसकी वोटिंग वहीं करा दीजिए। समझ गए ना, इस बार चुनाव आयोग ने अडॉप्ट कर चुका है। नहीं सर, तो उसी मैं में कह रहा हूं कि आने वाला समय में सरकार इससे बेटर मैकेनिज्म को पैदा करेगा जिससे कि वोटिंग सिस्टम भी अच्छा होगा, मजबूत भी होगा। वो डर जो आपने देखा है, अगर वो डर होगा तो देश विकास से नहीं करेगा। हम डर गए। मत आपके लिए है, विशेष आपके हम तो डर सिस्टम- गए। डाक नहीं, मत नहीं, विशेष- आपके लिए है, लेकिन चूंकि जैसे आप मान लीजिए बाहर के हैं, आपका पोलिंग के है, उसमें गड़बड़ी आपसे ये हो रही है कि आप उसके लिए बेदार नहीं है, आप वो फॉर्म उपलब्ध नहीं करा रहे, चूंकि सरकार दे रही है कि आप डाक से बैलेट भेज दीजिए, हाँ। लेकिन आप मांगते नहीं हैं, आप ये उस होना पद्धति चाहिए। को जानते नहीं 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 हैं। ये लेकिन आने वाला समय में सरकार इसके ओर नहीं, ये चिंतित तो है बड़े- कि ये काम को हम करें, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल तब ये हम तो मतदान भविष्य सिस्टम को का और है। स्ट्रांग कर सकें। बिल्कुल ये बिल्कुल भविष्य की बातें नहीं, हैं। ये स्टूडेंट के लिए भी कर दिया गया है, केवल हाँ, वृद्धों के नहीं, लिए नहीं, नहीं, कि जो जहाँ पर हैं वहाँ से अपना वो दे सकता है। एक नहीं विषय मतलब धीरे धीरे लोकतंत्र को जैसे जैसे लोकतंत्र मजबूत हो रहा है वैसे वैसे ये प्रक्रियाएं भी आसान होती जा रही है। जानकारी में इस बार का जो चुनाव हो रहा है इसमें थोड़े स्तर पर ही सही, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसी व्यवस्था थोड़ी की है जैसे पत्रकारों के लिए है, अन्य बुजुर्गों के लिए है या दिव्यांगों के लिए है, ऐसी व्यवस्था सरकार ने थोड़ी की है, चुनाव आयोग ने ऐसा किया है। हो सकता है आने वाले समय में ये संभव हो जाए। देखिए जब और समस्याएं होती है ना एक तो मिनट सर, रिफॉर्म्स होता ही है। एक मिनट, तो ये आने वाले समय मैडम का भी कहना वो जायज़ है। चलो हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं और चंद शब्दों में हम अपने दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे। सर आपसे ही प्रारंभ करते हैं। हम दर्शकों को तो इतना कहेंगे कि मतदान के महत्व को समझिए और मतदान केंद्र पर जाकर अपना बहुमूल्य मत का प्रयोग कीजिए। आपसे देश बनता है, इसलिए अपने मत को देना बहुत ज़रूरी है। आप अपना मत जरूर दें। देश, समाज और राष्ट्र बनता है। मैडम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भी यही संदेश देना चाहूँगी कि अपने मत का प्रयोग अवश्य करें, इसी से आप सुदृढ़ समाज और सुदृढ़ देश का निर्माण कर सकते हैं। और इस नारा को दोहराना चाहूँगी, पहले मतदान फिर जलपान। वकील साहब आप? मेरा मतदाताओं से अपील होगा कि आप अपना वोट उस व्यक्ति के लिए करें, उस उम्मीदवार के लिए करें जिसके लिए आपका दिल धड़कता हो, और विशेष रूप से मेरा आग्रह होगा कि आप अपना वोट उसके लिए करें जिसका दिल देश के लिए धड़कता हो। आप अपना मतदान अवश्य करें। आप शाहिद जी? इस जमहूरी निज़ाम में
जी। हम राय दहंदगानों से यह अपील करना चाहूँगा कि वो पहली फुर्सत में पोलिंग बूथ तक जाएं, अपना वोटिंग करें, उसके बाद दीगर ज़रूरी कामों पर वो लगे, क्योंकि ये आपका जमहूरी हक़ है और इसका अख्तियार हर 18 साल के उस शख्स को है जो इस देश का शहरी है। आइए हम आप मिलकर पहली फुर्सत में पहली वोट डालें। बहुत अच्छा। पहली फुर्सत में हम मतदान करें। हमारा मतदान ऐसा मतदान है जिससे राष्ट्र का निर्माण होगा। हमारा मतदान ऐसा मतदान है जो हमारे भविष्य को तय करेगा, हमारे जमहूरियत को मजबूत करेगा, लोकतंत्र को मजबूत करेगा, हमें मजबूत करेगा और दुनिया के तमाम चुनौतियों में अपने राष्ट्र को मजबूती से खड़ा करेगा। इसलिए हमें राष्ट्रीय कर्तव्य के साथ ही साथ अपने अधिकार का प्रयोग करना है। इन तमाम विषयों पर, मतदान के विभिन्न विषयों पर, विभिन्न पहलुओं पर हम लोगों ने चर्चा की, परिचर्चा की। आप तमाम विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही विषय को लेकर के हम आगे भी आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। तब तक अपनी टीम के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, जोहार। नमस्कार। बंद करवाइए।